आई थिंक 1 2 3 कुछ 2-3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, है ना। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ क्या होगी, एंगुलर विड्थ क्या होगी ना, तो आपको बहुत जूनियर क्लासेस से पता है एंगल क्या होता है। एंगल इक्वल टू आप कहते हैं आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ से देखें, अगर एक फ्रिंज यहाँ बन रही है, हो सकता है ये ब्राइट फ्रिंज है, दिख रही है विड्थ स्क्रीन पर, है ना। तो स्क्रीन पर यहाँ पर S1 S2 पास में ही होते हैं, यहाँ से एक रे आ रही है, यहाँ से दूसरी रे आ रही है, इंटरफेरेंस हो रहा है। कुल मिलाकर यहाँ क्या बन रही है, इनको तो छोड़िए, जहां से रेज आ रही है, कुल मिलाकर यहाँ पर जो फ्रिंज बन रही है वो कैसी बन रही है, ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज की कुछ विड्थ है ना, 1 mm 2 mm 3 mm जो भी है, कुछ विड्थ है। तो ये तो है मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में या मीटर में, ठीक है। इसकी एंगुलर विड्थ क्या होगी, तो इस फ्रिंज के टॉप मोस्ट लोअर मोस्ट पॉइंट को कहां तक पहुंचा दो, स्क्रीन तक, स्क्रीन तक पहुंचा दो। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या होगा, एंगुलर विड्थ। और आपको याद होगा ये जो सेंट्रल पॉइंट होता है, सेंट्रल पॉइंट से विड्थ की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, मिलीमीटर ऑर्डर की होती है। तब हम ये जो डिस्टेंसेस है इसको नियरली इक्वल टू क्या लेते हैं, याद आया कुछ, नियरली इक्वल टू क्या लेते हैं, डी। तो अगर मैं बीटा को डी से डिवाइड कर दूं तो बीटा हमारे लिए क्या है, समझ रहे हैं ना। जिस तरह से एक्चुअल में आप कहते हैं ना आर्क, तो बहुत छोटा सा आर्क नियरली इक्वल टू स्ट्रेट लाइन, बहुत स्मॉल आर्क अगर है तो वो नियरली इक्वल टू क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अभी हमने कुछ लिखा तो नहीं है, बट हम कुछ है ना लिखने वाले हैं, लिखिए। तो कोई नया हेडिंग नहीं है, कॉपी के टॉप पर भी लिख सकती हो या फ्रेश प्लेस पर भी लिख सकती हो, लिखिए। एंगुलर एंगुलर फ्रिंज विड्थ, angular fringe width in Young's double slit experiment, angular width in Young's double slit experiment। इनको कर लिया ना, इन आ गए 20 के अप्रोक्स 20। कोई नए स्टूडेंट आ गए क्या, यहाँ नहीं वहां पर। चलिए, angular width in Young's double slit experiment can be written as, can be written as, तो ध्यान से देखें, थीटा इक्वल टू बीटा अपॉन डी। तो कोई नया काम नहीं किया मैंने, 6 7 8 में एंगल आ जाता है शायद, एंगल 8 9 में पढ़ लेते हो ना एंगल। तो एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। और सीनियर क्लासेस में आप पढ़ते हैं कि किसी आर्क का छोटा सा पोर्शन आप नियरली इक्वल टू कैसा कंसिडर कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो हमारे लिए बीटा, बीटा किसका रोल प्ले करेगा, आर्क का। और स्क्रीन से उस फ्रिंज का डिस्टेंस हमारे लिए क्या है, नियरली इक्वल टू कैपिटल डी, नियरली इक्वल टू कैपिटल डी, रेडियस का रोल प्ले करेगा। तो अगर हम इस रेशो को देखें तो ये रेशो क्या है, एंगुलर विड्थ। अब एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला आपके हिसाब से क्या हो जाना चाहिए, बोलिए ना। अरे बीटा आपके सामने है, डी से डी कैंसिल, याद रखना है, स्टार लगा दो इस पर। एंगुलर विड्थ लैम्डा अपॉन डी, एंगुलर विड्थ लैम्डा अपॉन डी। अब देखो, जो बच्चे थोड़े ओबीडियंट हैं, मतलब टीचर का जो टीचर जो कह रहा है वो मानते हैं, उनको बहुत फायदा होगा। कुछ तो बहुत कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो फायदा होता है। कुछ कैलकुलेट मतलब मार्क्स भी अच्छे आ ही जाते हैं। कुछ एक फायदा होता है जो बहुत बहुत लाइफ 10-15 साल बाद समझ में आएगी वो बातें। ओके, तो थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी। जिन जिन स्टूडेंट्स ने पेपर पर डायग्राम बनाया था, कहा था ना प्रोटेक्टर से बनाना, तो जिन स्टूडेंट्स ने स्मॉल डी की वैल्यू कम ली थी, स्मॉल डी की वैल्यू कम ली थी, उनके स्क्रीन पर ब्राइट डार्क दूर दूर है। स्मॉल डी की वैल्यू कम लोगे तो ब्राइट डार्क दूर दूर है। और जिन स्टूडेंट्स ने S1 S2 के बीच का सेपरेशन कंपैरेटिवली ज्यादा लिया था,
है ना। आप बना के देखना, 2 बना के देखना। क्या किसको कांस्टेंट रखना, डी को चेंज मत करना, कैपिटल डी को सेम रखना। 2 डायग्राम बनाकर देखना फटाफट, आप चाहे तो बना सकते हैं 2 डायग्राम। डी को चेंज मत करना मतलब प्लेन ऑफ स्लिट्स स्क्रीन के बीच का सेपरेशन चेंज मत करना। क्या चेंज करना, स्मॉल डी की वैल्यू, एक बार स्मॉल डी ज्यादा लेना और एक बार स्मॉल डी कम लेना, कैपिटल डी को कांस्टेंट रखते हुए। वेवलेंथ भी हमारी सेम ही है मान लो, ठीक है। तो आप देखेंगे थीटा किस पर डिपेंड कर रहा है, स्मॉल डी पर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्हेन यू टेक स्मॉलर डी you receive wider beta, second time if you take comparatively less d, उल्टा बोल दिया क्या, अगर d की वैल्यू क्या बता रहा था मैं, wider ज्यादा, तो नैरो होगा बीटा, और अगर d की वैल्यू कंपैरेटिवली स्मॉल है तो आपको बीटा वाइडर मिलेगा, रेसिप्रोकल। तो एंगुलर विड्थ है ना, एंगुलर विड्थ चेंज होती है किसके अकॉर्डिंग, लैम्डा और डी के अकॉर्डिंग। कैपिटल डी का कोई रोल नहीं है एंगल पर, है क्या। अगर मैं इस स्क्रीन को थोड़ा पीछे ले जाऊं, इस स्क्रीन को थोड़ा सा पीछे कर देता हूं, ध्यान दे, स्क्रीन को थोड़ा पीछे कर दिया, अब पता नहीं मोबाइल में कवर कर रहा है ये, स्क्रीन को थोड़ा पीछे कर दिया, तो आप देखेंगे लीनियर विड्थ इंक्रीज हुई है। क्या एंगुलर विड्थ इंक्रीज हुई है, एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ा, एंगल अभी भी उतना ही है, ठीक बात। तो फॉर्मूला इसलिए मैंने कहा काम का, तो इसका कोई डेरिवेशन नहीं होता। आप जूनियर क्लासेस में जो पढ़ चुके हैं, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, वहां से आ जाता है। और नियरली इक्वल टू क्यों लेते हैं, बहुत स्मॉल आर्क है, बहुत स्मॉल आर्क है इसलिए। चलिए आगे का एक काम करना था, बट आप इतने अच्छे बच्चे हैं, कोई बुक नहीं लाए, तो अब किसी के मोबाइल में बुक होगी, ऐसे तो होंगे ना, निकालो एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कर लें, फिर मुझे डिफ्रैक्शन करवाना है, निकली, निकालो। इसमें है बट निकाल नहीं सकते अभी, ये डाउनलोड कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ भाई, निकली गई किसी के मोबाइल में बुक। हाँ भाई, जो घर पे हैं वेट करें, क्वेश्चन आ रहा है कुछ एडिशनल से। कौन सा चैप्टर है, 10th चैप्टर है ना, बुक नहीं है तो, बुक नहीं है आपकी टेक्स्ट बुक का जो कवर है ना, तो फिर छोड़ें, मैं ही बनाता हूँ क्वेश्चन, टाइम लग रहा है ना। अभी क्या, आ जाओ फटाफट, कवर दिख गया टेक्स्ट बुक का, 10th चैप्टर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो 10th चैप्टर आ गया, कहते हैं ना देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो क्वेश्चन नंबर यस, एक्सरसाइज आ गई सामने, देखते हैं। हमने एक क्वेश्चन तो कर लिया था, वो जो था ना 10.5 कल हमने कर लिया था, जिसमें एक बार लैम्डा था तो आई मैक्सिमम था, और आई मैक्सिमम की वैल्यू के थी, और देन पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 था, लैम्डा बाई 3 के कॉरस्पॉन्ड फाइव कितना होता है, 120 डिग्री, तो हमें सेम आई मिल गया था। ओके, ये क्वेश्चन है 10.7 में भी, 10.7 डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या कह रहा है, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज इज फाउंड टू बी 0.2 डिग्री। एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज, लिख लो, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज इज फाउंड टू बी 0.2 डिग्री। 10.7 क्वेश्चन है। ओके, तो हमें एक क्वेश्चन से बहुत कुछ समझना है ना, एक क्वेश्चन मतलब इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। उसके बाद और क्या लिखा हुआ है, अ स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, कैपिटल डी, कैपिटल डी 1 मीटर अवे, ठीक है, रिकॉर्डिंग तो ऑन है। ओके, the wavelength of the light is used is 600 nanometer, lambda equal to 600 nanometer, okay.
what will be the angular width of the fringe if the central what will be the angular width of the fringe if the entire experiment okay immersed in water ये पूरे सारा जो एपरेटस है वो कहां पहुंचा दें वाटर में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 4/3 वाटर के लिए NW 4/3 ठीक है टेक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एयर में एंगुलर विड्थ कितनी है 0.2 डिग्री थीटा ए लिख देता हूं थीटा ए गिवन है थीटा डब्ल्यू पता करना है वाटर में क्या होगा और ये जो लैम्डा है ना गाइस ये लैम्डा कहां है एयर में जब पूरे सिस्टम को वाटर में पहुंचा देंगे तो लाइट रेस कहां ट्रेवल करेगी वाटर में लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है मीडियम चेंज होते ही है ना तो क्या होता है फॉर्मूला स्पीड के लिए v इक्वल टू न्यू लैम्डा और एयर में हम क्या कहते हैं c इक्वल टू न्यू लैम्डा तो दिस इज फॉर एयर दिस इज फॉर वाटर अगर कोई लाइट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होती है मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है बट वेवलेंथ मीडियम पर डिपेंड करती है और स्पीड मीडियम पर डिपेंड करती है ओके एयर के लिए सब कुछ पता है वाटर में क्या होगा स्पीड तो गाइस आपको बता दूं n इक्वल टू होता है c अपॉन v किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन याद आ गई होगी कुछ बच्चों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दी मीडियम ठीक है तो NW क्या होगा यहां VW कर देते हैं VW का फॉर्मूला बन गया क्या C अपॉन NW ठीक है तो इस VW के प्लेस पर मैं पुट कर देता हूं C अपॉन NW इक्वल टू न्यू लैम्डा W ठीक है और ये है इक्वेशन 1 ये है इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 तो एयर के लिए है एयर में लाइट की स्पीड नियरली इक्वल टू c होती है वाटर में लाइट की स्पीड vw थी vw को हमने लिखा c अपॉन nw रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन को यूज लेकर इक्वेशन 1 2 को यूज लेकर लैम्डा w पता करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 स्टेप्स हैं और पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है जब आपको लैम्डा w मिल जाएगा तो आपको थीटा w मिल जाएगा आज आते ही आपको थीटा का फॉर्मूला बताया एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला बताया लैम्डा अपॉन डी तो स्मॉल डी तो चेंज नहीं होगा सेम सेटअप एयर में था सेम सेटअप वाटर में है स्मॉल डी तो चेंज नहीं होगा कौन चेंज हो जाएगी वेवलेंथ तो लैम्डा डब्ल्यू आ जाए तो बता देना रिड्यूस होनी चाहिए 600 नैनोमीटर था अब 525 सुनाई दिया यहाँ पर कुछ और सुनाई दिया क्या बोल रहे हो आराम से है ना इतना जल्दीबाजी मत करो हाँ भाई बता देना आ जाए तो वेट कर रहे हैं यहाँ पे भी बता देना इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 या आप अदरवाइज कैसे भी पता करो लैम्डा डब्ल्यू बताओ मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया इधर थोड़ा सा हिंट दे दिया ये आपके प्रीवियस चैप्टर की नॉलेज है प्रीवियस चैप्टर की नॉलेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही बताते हैं आपको प्रीवियस मतलब चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स 450 मान सकता हूं मैं ये अजीब अजीब बता रहे थे वो मुझे थोड़ा सा बाउंस मार रहा था मुझे कम डाइजेस्ट 450 नैनोमीटर
भाई घर पे से किसी की आवाज नहीं आई, यहाँ 450 बोल रहे हैं, या सबके नेटवर्क डाउन है? आ गया ना? तो ये एक्स्ट्रा काम आपको करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यू रिसीव लैम्डा W इक्वल टू 450 नैनोमीटर वेवलेंथ इन वाटर। रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि स्पीड भी रिड्यूस हो जाएगी। 4/3 का फैक्टर है ना, ये NW कितना है? NW कितना है? 4/3। 4/3 ही लेना है, 1.33 नहीं लेना है। क्वेश्चन में जो कहा है वही करना है। चलिए, तो पहला स्टेप ओवर। सेकंड स्टेप क्या पता करना है? एम क्लियर होना चाहिए, है ना? एम क्लियर होना चाहिए। थीटा W। तो एक्चुअल में आपका जो डिटर्मिनेशन होता है ना, थोड़ा पढ़ाई से हटकर बता रहा हूँ, डिटर्मिनेशन कि आपने साइंस ली थी 10th के बाद, तो आपका डिटर्मिनेशन कितना है उससे मतलब अंदर से फोकस, ये कहते हैं ना क्वालिटीज जो है ना अपने आप निकलती है। डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपका एक गोल होना चाहिए। तो हमें करना क्या है? थीटा W। थीटा W का फॉर्मूला आज जो आते ही बताया था, लैम्डा अपॉन डी। अब W है तो W है, वाटर के अंदर है, हो गया ना काम। एंगुलर विड्थ इन वाटर, स्मॉल डी पता है क्या? नहीं पता है ना? इक्वेशन नंबर 3। एंगुलर विड्थ इन एयर, एंगुलर विड्थ इन एयर इक्वेशन नंबर 4। सही बात। तो आज जो आते ही फॉर्मूला बताया था उसका एप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर 10.7। रेशो ले लें, इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा? थीटा W अपॉन थीटा A इक्वल टू लैम्डा W अपॉन लैम्डा A। अब तो सबका आंसर आने लग जाएगा। थीटा W इक्वल टू लैम्डा W अपॉन लैम्डा A इनटू थीटा A। ठीक है, 450,600 इंटू 0.2 डिग्री, 0.15 डिग्री सही आंसर। तो यही बता रहे हैं शायद आप, पीछे से कोई है ना? तो ये कुछ सही लग रहा है, उसमें यही आंसर आपको मिलेगा। तो ये आंसर तो ठीक है, कहते हैं ना वेल बिगन इज हाफ डन। क्वेश्चन को ज्यादा पढ़ो आप लोग। अगर एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत इजीली कंफर्टेबली क्रैक करना है तो मैं तो यही कहूंगा, सॉल्व कम करो, क्वेश्चन पढ़ो ज्यादा। खूब क्वेश्चन पढ़ो और बस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन पढ़ लिया ना, स्टार्ट कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए। कैलकुलेशन सब कर लेते हैं, अभी नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, एग्जाम में सब कर लेते हैं। तलवार लटकती ना सर पर तो सब डांस करते हैं फिर, तो एग्जाम में सब कर लेते हैं। अभी तो थोड़ा बहुत लेजीनेस दिखा देते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल भी है ठीक है, बट एग्जाम में सब कर लेते हैं। तो खूब क्वेश्चन पढ़ो, खूब सारे क्वेश्चन पढ़ो, टेक्स्ट बुक के इधर उधर मिल जाए, खूब क्वेश्चन पढ़ो और इसकी स्टार्ट कैसे होती है वो प्रैक्टिस आप करते रहें। ओके, तो याद रह जाएंगे ये फॉर्मूलाज, काम के हैं। एंगुलर विड्थ थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से हमने आज ये नई चीज सीखी थी। एक क्वेश्चन भी कर लिया। चलिए आज का नया हेडिंग लिखिए फिर। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो एक नया फिनोमेना, लाइट के बहुत सारे फिनोमेनाज आपने पढ़े हैं, कुछ 9th चैप्टर में पढ़ चुके थे, कुछ 10th चैप्टर में पढ़ रहे हो। अब आज नया फिनोमेना आपके सामने, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो थोड़ा सा समझा देता हूं फिर डेफिनेशन लिखेंगे ना। तो क्लास अब ज्यादा बड़ी नहीं है, मेन छोटा टॉपिक है, डेफिनेशन तो छोटी है, इसके बाद एक बड़ा टॉपिक आएगा वो तो हम मंडे को करेंगे। आज बेसिक काम अच्छे से समझना है, ठीक है? ओके भाई, फ्लो में आ जाते हैं तो बहुत पेपर भर देते हैं हम, लेकिन
बेसिक चीज जो होती है ना वो सिंपल होती है बट बहुत यूजफुल होती है। ओके, और सिंपल चीज को अगर कोई फास्ट कर ले तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि उसी में सब कुछ समाया हुआ है। ओके, तो डिफ्रैक्शन को समझने के लिए आपको तो कुछ नहीं करना है अभी। ये एक स्क्रीन है, ठीक है, यहां पर एक होल है, होल, इसको हम क्या कहते हैं? स्लिट। वो जो स्लिट बनाई थी ना बहुत छोटी छोटी नैरो होल, उसको हम बहुत मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, है ना, बहुत बड़ा करके देख रहे हैं, ठीक है। ओके, यहां पर से प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, प्लेन वेव फ्रंट समझ गया ना, डब्ल्यू डब्ल्यू डैश, और कहां स्ट्राइक करता है? इस पर। ये जो सरफेस है ना ये ओपेक है, ओपेक समझ गए ना, लाइट रेस को ब्लॉक कर देगा, बट जहां पर होल है वहां से तो निकलेगी, तो लाइट रेज यहां पर स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद लाइट रेज लेट यहां पर पहुंच रही है, ये लाइट रेज यहां पर पहुंच रही है, और ये जो एजेस हैं इनको कहते हैं शार्प एजेस, शार्प होने चाहिए, शार्प होते हैं तो डिफ्रैक्शन होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो ये जो एजेस हैं ये अगर शार्प हैं तो यहां से लाइट रेज स्ट्राइक करके कुछ बैंड हो जाती है, देख रहे हैं ना, यहां पर भी इस एंड पर भी, यहां पर भी लाइट रे स्ट्राइक करके कुछ बैंड हो जाती है, और बैंड होकर कहां चले गई? शेडो एरिया में। एक्चुअल में एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं, अगर प्लेन वेव फ्रंट आ रहा था, प्लेन वेव फ्रंट आ रहा था, तो इस डॉटेड लाइन के नीचे कंप्लीटली डार्कनेस होनी चाहिए थी, लेट दिस इज एक्स पॉइंट, इस एक्स पॉइंट के नीचे डार्क होना चाहिए एरिया, बट जब प्रैक्टिकली हम देखते हैं स्क्रीन पर तो स्लिट की जितनी थिकनेस है उतनी की उतनी थिकनेस होती है सामने स्क्रीन पर, और उस थिकनेस को हम, मैं लिख रहा हूं एक्स वाई, एक्स वाई के बीच में बहुत लाइट होती है, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, विदाउट एनी ब्लॉकेज पहुंच जाती है लाइट, और उसके बाद क्या होना चाहिए? शेडो एरिया, ऊपर भी नीचे भी, बट अगर यहाँ पर कॉर्नर्स शार्प हैं तो शार्प कॉर्नर्स से लाइट रेज बैंड करती है और शेडो एरिया में कुछ डिस्टेंस तक पहुंच जाती है, शेडो एरिया में यहां से लेकर यहां तक। लेट ये एक्स एक्स डैश मैंने कह दिया, ऊपर यहाँ पर वाई वाई डैश, तो ये एक्स एक्स डैश डिफ्रैक्शन एरिया है, ऊपर वाई वाई डैश डिफ्रैक्शन एरिया है। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ डिफ्रैक्शन क्या होता है, डेफिनेशन अभी रुक कर लिखेंगे। तो ये क्या है? स्लिट, यहां से यहां तक, लेट दिस इज ए बी, ए बी एक स्लिट है, ए पॉइंट पर डिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट रे बैंड करके शेडो एरिया में पहुंच गई। शेडो एरिया समझ रहे हैं ना, शेडो तो जानते हैं आप, है ना, लाइट के बीच में अगर कोई ऑब्स्टिकल आ जाए तो अपोजिट डायरेक्शन में शेडो बनती है, और उल्टा भी होता है, अगर किसी दीवार में या किसी विंडो में से बाहर से लाइट आ रही है तो सामने दीवार पर दिखेगी ना। अब वो जो बाउंड्री होती है जहां पर लाइट एरिया और डार्क एरिया है, लाइट एरिया और डार्क एरिया की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री को अगर कोई ध्यान से देखे तो वहां पर शार्प बाउंड्री नहीं होती है, थोड़ा सा रीजन ऐसा आता है जहां लाइट से डार्क हो रहा होता है या डार्क से लाइट हो रहा होता है, तो उस रीजन को यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया, उस रीजन को, उस रीजन को। और मंडे को तो बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा डिफ्रैक्शन से रिलेटेड, आज डेफिनेशन को डाइजेस्ट करना है। तो ये क्या है? स्लिट, स्लिट है ना, एक होल है, ठीक है। अगर यहां पर मैं एक ऑब्स्टिकल दिखा दूं, ऑब्स्टिकल इज अ डिफरेंट थिंग, दिस इज स्क्रीन, तो ध्यान दें, ये कवर कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। ओके, वही लाइट आ रही है इस डायरेक्शन से, तो ध्यान दें, जब ऑब्स्टिकल होता है, ये ऑब्स्टिकल है, ठीक है, अगर ऑब्स्टिकल है तो लाइट रेज इस ऑब्स्टिकल से पास तो नहीं हो पाएगी, तो यहां पर क्या होगा? शेडो एरिया, और जहां ऑब्स्टिकल नहीं है ये लाइट रेज स्क्रीन पर पहुंच जाएगी, स्क्रीन पर पहुंच जाएगी, बट वो लाइट रे जो इसके शार्प कॉर्नर पर स्ट्राइक कर रही है, वो सभी लाइट रेज अगर ये कॉर्नर शार्प है तो बैंड होकर शेडो एरिया में कुछ डिस्टेंस तक पहुंच जाती है, सब नहीं, कुछ लाइट रेज,
और एक्चुअल में अगर मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ करूं तो इस डॉटेड लाइन ने स्क्रीन पर जहां पर परपेंडिकुलर अप्लाई किया लेट पॉइंट ओ, तो इस ओ पॉइंट के नीचे डार्कनेस होनी चाहिए थी, प्योरली डार्कनेस होनी चाहिए थी। लाइट रेस बैंड कर गई, सॉरी लाइट रेस ब्लॉक हो गई यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ, इसको हम कहते हैं ऑब्स्टिकल। ऊपर विदाउट एनी ब्लॉकेज लाइट रेज स्क्रीन पर पहुंच रही है, तो यहाँ तो लाइट ही लाइट है, लाइट ही लाइट है, बट ओ पॉइंट के नीचे डार्कनेस होनी चाहिए, बट ओ के कुछ डिस्टेंस नीचे तक कुछ लाइट रेज बैंड होकर पहुंच जाती, तो लाइट का एक नया फिनोमिना। तो शार्प कॉर्नर्स पर जो लाइट बैंड हो रही है ना, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो दो ही चीजें होती है, आइदर स्लिट और ऑब्स्टिकल। ठीक है, लिखिए, फिर डायग्राम बनाएंगे, पहले डेफिनेशन लिखेंगे। हेडिंग से आपने लिख लिया, तो लाइट का एक सिंपल फॉर्मूला है, फिनोमिना है, लिखिए द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ light rays, the phenomena of bending of light rays। देखो नया क्यों है भाई, बात गहरी है इसलिए बता रहा हूं, कुछ लोग इसको बहुत ही है ना फटाफट खत्म कर देते हैं। आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, लाइट बैंड हो जाती है रिफ्लेक्शन की वजह, आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा है, लाइट बैंड हो जाती है, तो रिफ्लेक्शन एक फिनोमिना है, लाइट बैंड होती है, रिफ्रैक्शन एक फिनोमिना है, उसमें भी लाइट बैंड होती है। अब उन दो फिनोमिना के बाद ये एक फिनोमिना है जहां लाइट बैंड होती है, हो रही है ना रिफ्लेक्शन हो रहा है ना ही रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर भी बैंड हो रही है, तो एक डिफरेंट फिनोमिना है, डिफरेंट फिनोमिना एग्जिस्ट करता है। ये कब, जब शार्प कॉर्नर का जो शार्पनेस है वो किस ऑर्डर की हो, लाइट की वेवलेंथ की ऑर्डर की हो या उससे भी कम, बहुत शार्प हो, बहुत शार्प, नैनो या है ना 10⁻⁻7 मीटर ऑर्डर की शार्पनेस हो, लाइक ब्लेड होती है, शेविंग ब्लेड्स, उससे लैब्स में एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न बनते हैं। ओके, अब हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपने स्टार्ट तो कर दिया है, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज at sharp corners, at sharp corners of slit or obstacle, at sharp corners of slit or obstacle, and spreading into समझ गए ना, बैंड होकर अंदर पहुंचना, एंड स्प्रेडिंग इनटू द geometrical shadow area, and spreading into the geometrical shadow area is called ठीक है, is called diffraction of light, तो गाइस याद हो गया दो बातें, लाइट बैंड हो रही है और बैंड होकर कहां पहुंच रही है, शेडो एरिया। लैंग्वेज तो लर्न करनी पड़ेगी। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट द शार्प कॉर्नर्स ऑफ स्लिट और ऑब्स्टिकल एंड स्प्रेडिंग इनटू द ज्योमेट्रिकल शेडो एरिया इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो दो डायग्राम अब आपको बनाने हैं, फिर हम टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन की बात करेंगे, थ्योरेटिकल काम आज एंड करेंगे। दो डायग्राम बनाने हैं, पहला स्लिट का, स्लिट के भी कॉर्नर्स हो सकते हैं, ये स्क्रीन, कुछ देख लेना एक्स्ट्रा जो कर रहा हूं, तो आप ध्यान से देखें, तो ए बी एंड को मैंने ए एंड को बी एंड को शार्प दिखाया है,
शार्पनेस दिख रही है कुछ, है ना, शार्प है, बहुत शार्प है। चलिए लाइट रेज ये डायग्राम इसलिए हम बनाते हैं क्योंकि ह्यूमन ब्रेन देखकर ज्यादा समझता है और बहुत लॉन्ग टाइम तक उसको मेमोराइज रहती है चीजें। तो ये जो रेज हैं ये तो ब्लॉक हो गई, ऊपर 3 नीचे 3 जो दिखाई है, बट दीज रेज कम्स एट स्क्रीन। अब वो डॉटेड लाइन बना देता हूं जिसके ऊपर शेडो होनी चाहिए थी और ये जिसके नीचे भी शेडो होनी चाहिए थी। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ठीक है, here x x dash y y dash is what is diffraction area, diffraction area। तो ये तो एक स्लिट से डिफ्रैक्शन को दिखाया है हमने। अगर एक ऑब्स्टिकल हो तो क्या होगा वो भी आपने देखा, उसको भी बना लें। दिस इज एन ऑब्स्टिकल, स्क्रीन दैट दिस इज ओ पॉइंट। तो ओ के ऊपर लाइट पहुंचनी चाहिए और ओ के नीचे नहीं। अगर हम डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना को माने ही नहीं, किसको माने, बस रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, रिफ्रैक्शन होता है और कुछ होता ही नहीं है, तो ओ के नीचे लाइट होनी ही नहीं चाहिए, बट कुछ डिस्टेंस तक पहुंच जाती है। इसका मतलब, है ना, इसका मतलब नेचर में कुछ और भी होता है। क्या होता है? डिफ्रैक्शन। OX. These light ray blocked by the obstacle. Here OX is diffraction region. यही लिख देता हूं। तो डायग्राम हो जाए तो बता देना। आई थिंक कुछ बच्चों ने तो पहले से बना लिया दिखता है, और घर पर भी कंप्लीट हो जाए तो बता देना। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे फिर। वो जो आपको
यंग्स डबल स्लिट के लिए बनाने के लिए कहा था ना प्रोटेक्टर से, तो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिली कि घर पे बच्चों के पास प्रोटेक्टर नहीं है, किसी के पास, कुछ ऐसे हैं जिनके पास स्केल तक नहीं है ना, ऐसे ऐसे भी थे, तो मजबूरी में नहीं बना पाए, और शायद घर वाले बाहर निकलने ही नहीं देते उनको, इसलिए खरीद भी नहीं पाए। तो बड़ा अजीब लगा मुझे, इतना कहने के बाद भी बन नहीं पाए लोगों से वो आर्क भी। बना लेते तो फायदा आपको ही होता, मुझे तो क्या होता, मेरे तो और मेमोरी बढ़ रही है, फोटो आ रही है ना। 11,000 पिक्स है इसमें। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो आगे लिखिए, इस इन डायग्राम्स के नीचे, भाई रुकना है क्या, कोई कुछ कह रहा है या बढ़ सकते हैं? कुछ बता दें भाई। यस सर, डन। यस सर, डन। डन, सभी ने कर लिया। तो डायग्राम के नीचे लिखना है, कोई नया हेडिंग नहीं है, लिखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। अब लिखना है फर्स्ट हेडिंग, एक साइंटिस्ट है फ्रेस्नेल, मे भी किसी ने नाम सुना हो, फ्रेस्नेल रिफ्रैक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन, उसमें फर्स्ट लिखिए फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो दो टाइप हम कंप्लीट करेंगे आज, बस इतना काम करेंगे। तो हेडिंग लिख लिया फ्रेस्नेल, क्या होता है ये। तो सुनिए, लाइट कहाँ से आती है? लाइट के किसी सोर्स से आती है, लाइट के किसी सोर्स से आती है। ये डायग्राम तो हमने डिफ्रैक्शन को समझने के लिए बनाए हैं। आने वाला वेव फ्रंट जरूरी नहीं है प्लेन हो, सिलिंड्रिकल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, और जाने वाला वेव फ्रंट भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर शार्प कॉर्नर्स पर आने वाले और जाने वाले वेव फ्रंट आइदर सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल हो, तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन होता है। कुछ लोग इसको ऐसे भी कहते हैं, इफ द सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन इज एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्स्टिकल और स्लिट, देन द डिफ्रैक्शन इज कॉल्ड फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। आप समझ लो खुद ही, याद आ रहा है कुछ पुराना? टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट बताए थे आपको। तो अगर पॉइंट लाइट सोर्स, लीनियर लाइट सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो कैसे वेव फ्रंट्स होते हैं? आइदर सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल, और अगर बहुत डिस्टेंस पर है तभी तो प्लेन होते हैं, ठीक है। तो एक पढ़ लोगे ना फ्रेस्नेल, तो दूसरा एक आएगा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो लिखते हैं, थोड़ा तो हिंट दे दिया, लिखिए the diffraction of light, the diffraction of light is called Fresnel diffraction. The diffraction of light is called Fresnel diffraction. Fresnel diffraction. If source of light and screen, if source of light and screen, if source of light and screen is at finite distance, is at finite distance from, हाँ आप बताओ, फ्रॉम स्क्रीन स्क्रीन से ही, फ्रॉम ऑब्स्टिकल और स्लिट, क्या कुछ भी पहले लिख दो, लिखिए फ्रॉम स्लिट और ऑब्स्टिकल, फ्रॉम स्लिट और ऑब्स्टिकल। सर एक बार रिपीट करना। एक बार क्या, मैं दो बार कर दूंगा, है ना। सुनिए, लिख लिया ना, तो एक बार सुन लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो क्या लिखा,
the diffraction of light is called Fresnel diffraction when, यही था when या if जो भी है, if, ठीक है, if source of light and screen is at finite distance from slit or obstacle, full stop. हो जाएगा यार, बस. सेकंड टाइप. हाँ, इसमें अगर कोई और पूछना चाहे तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में इंसिडेंट वेवफ्रंट, डिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट कैसे होते हैं, आइदर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल. तो लिख ही लो आप नोट करके. इन दिस डिफ्रैक्शन, क्या पता कभी कुछ डिफरेंस पूछ ले आपसे फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर में. इन दिस डिफ्रैक्शन द इंसिडेंट वेवफ्रंट, in this diffraction the incident wavefront and the diffracted wavefront are either spherical or cylindrical. is लिखें, r लिखें, इजी कर दें वेवफ्रंट के लिए. is either spherical or cylindrical, या तो spherical होंगे या फिर cylindrical होंगे. That's it. तीसरा होता है प्लेन, वो नहीं होगा, बस प्लेन नहीं होगा. प्लेन कहाँ होगा, वो सेकंड नंबर पर. हो गया नोट पूरा. सेकंड हेडिंग फ्राउनहोफर. इस साइंटिस्ट का नाम थोड़ा चेक कर लेना आप. फ्राउनहोफर, RE चेक कर लेना. चलिए, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है तो लिखिए. द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन. The diffraction of light is called Fraunhofer diffraction. If वो जो फाइनाइट था ना, उस फाइनाइट के प्लेस पर इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट होते ही हमें कैसे वेव फ्रंट मिलते हैं, प्लेन वेव फ्रंट, है ना. If source of light and screen, if source of light and screen is at infinite distance from slit or obstacle, full stop. In this diffraction, incident and diffracted wavefronts are या is plane wavefront. तो इसमें प्लेन वेवफ्रंट होते हैं, लिखना है और फिर एंड करना है. नोट, इन दिस डिफ्रैक्शन द इंसिडेंट वेवफ्रंट एंड द डिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट इज प्लेन वेवफ्रंट. ठीक है ना. तो आज की क्लास को गाइस स्टॉप करते हैं इसके साथ ही. तो मंडे को एक बड़ा टॉपिक होगा डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, और मंडे को हमारे एक्सपेरिमेंट वापस चालू हो जाएंगे, है ना. प्रैक्टिकल्स चालू करेंगे मंडे को. टाइम सब कुछ आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा. ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट्स. गुड नाइट. Thank you, sir. ओके. Good night. ओके.